Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the second lecture of this beautiful chapter, Thermal Properties of Matter. और बच्चों इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कैलोरीमेट्री की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि हीट क्या है। हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और क्यों? ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि सिंस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज मेजर्ड इन जूल्स, ठीक है। अब बच्चों, अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां पर एक और कॉमन यूनिट ऑफ हीट है जिसको कहते हैं कैलोरी विद अ स्मॉल सी. The calorie is defined as the amount of heat required to change the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. Clear है ये बात? The energy ratings of foods and fuels are determined by burning them and measuring the energy released. है ना? Your body burns food at a slow rate. The heat unit used to label foods is actually the kilocalorie, है ना? Which is 1000 calories. तो फूड आइटम्स पे जो कैलोरी लिखा रहता है वो एक्चुअली क्या होता है? किलो कैलोरी होता है ना। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है ये बात? तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? 1 किलो कैलोरी है ना, 1 किलो कैलोरी का मतलब हो गया 1000 कैलोरीज, और वो क्या है? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. टू डिस्टिंग्विश द यूनिट फ्रॉम द स्मॉलर कैलोरी, है ना, जिसे मैंने स्मॉल सी से कहा था. The food unit is sometimes called a calorie. बस इसमें फर्क क्या है? कैपिटल सी होता है ना, written with a capital C. It is important to remember that the calorie and calorie are units of energy. These names are historical carryovers from the early idea, है ना, ये पुराने आइडिया के ऊपर बेस्ड है. और वो पुराना आइडिया क्या है? That heat is an invisible fluid called caloric. तो वहां से ये टर्म एक्चुअली आया है, ठीक है। पहले लोगों की ये धारणा थी, ये विचारधारा थी. दिस व्यू परसिस्टेड इनटू द 19th सेंचुरी. तो उस टाइम के लोग जो है, सोचिए कितनी मजेदार चीज है कि जो उस टाइम पर रहे होंगे, है ना, या उस टाइम पे जो गुजर गए होंगे, उन लोगों को ये कभी पता ही नहीं चल पाया कि हीट जो है वो एक्चुअली एक इनविजिबल फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक नहीं होता है ना। तो हर जनरेशन की ये मजेदार चीज है कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा पता होता है जो बाद वाले सालों में पता चलता है कि ये तो गलत थी, है ना. We now know that heat is a form of energy, not a separate substance. So it does not need its own separate unit. ठीक है, ये तो एनर्जी है, तो जो एनर्जी की यूनिट होगी वही इसको भी मिलेगा, है ना. ये कोई स्पेशल थोड़ा ही है. Someday the calorie may give way to the joule and SI unit as the common unit for measuring heat. ठीक है. The relationship between calories and joules is that 1 calorie is equal to 4.184 joules. In this book, we learn about heat with the conceptually simpler calorie, but in the lab, you may use the joule equivalent, where an input of 4.184 joules raises the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. तो अलग अलग यूनिट है, अपनी अपनी इनकी एग्जिस्टेंस है. तो बच्चों, इस मजेदार से डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टू द वेट वॉचर द पीनट कंटेन्स 10 कैलोरीज. ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर कैपिटल सी लिखा है. तो हम लोग जो फिजिसिस्ट है और जो बारीकी से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसको खाने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 10,000 कैलोरीज, या फिर 41,840 जूल्स ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न्ड और कंज्यूम्ड. चलिए बच्चों, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. तो देखिए बच्चों, हमारे को ये पता है कि फॉर टू थिंग्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? हीट फ्लो इज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर सब्सटेंस टू द लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस, है ना. दिस इज नॉट नेसेसरली अ फ्लो फ्रॉम अ सब्सटेंस विद मोर इंटरनल एनर्जी टू अ सब्सटेंस विद लेस इंटरनल एनर्जी, है ना. हीट फ्लो सिर्फ किसको देख करके होता है कि कौन ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है ना. हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी पर, है ना, हीट का फ्लो होता है. ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ज्यादा इंटरनल एनर्जी है और दूसरे की कम इंटरनल एनर्जी है तो सिर्फ इसको देख करके हीट फ्लो होगा. हीट फ्लो जो है वो क्या देख करके होता है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है ना. अब उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. देयर इज मोर इंटरनल एनर्जी इन अ बोल ऑफ वार्म वाटर देन देयर इज इन अ रेड हॉट थम्बटैक.
लेकिन फिर भी क्या होता है, इफ द टैक इज इमर्स्ड इन वाटर, heat flows from the hot tank to the warm water and not the other way around, है ना. Heat never flows of itself from a lower temperature substance into a higher temperature substance, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने आप तो नहीं फ्लो करता है. ठीक है, तो बच्चों अब तक हम लोगों ने ये देखा कि हीट जो है वो फ्लो करती है कब, जब टेम्परेचर में फर्क रहे. लेकिन कितनी हीट फ्लो करेगी, हाउ मच हीट फ्लोज, it depends not only on the temperature difference between substance but also on the amount of material as well. सिंपल तरीके से अगर बात करें तो देखिए कि एक बैरल फुल ऑफ हॉट वाटर है ना, इट विल ट्रांसफर मोर हीट टू अ कूलर सब्सटेंस देन अ कप फुल ऑफ वाटर. और ऐसा क्यों, क्योंकि ज्यादा इंटरनल एनर्जी किसके पास होगी, जो लार्जर वॉल्यूम रखता है वाटर का अपने पास, है ना, जो कि क्या है, द बैरल, है ना. Although the same quantity of heat is added to both containers, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कंटेनर है ना, यहाँ पर हॉट स्टोव है और उसके ऊपर दो कंटेनर रखे हुए हैं. तो ये हॉट स्टोव तो दोनों को बिल्कुल बराबर तरीके से हीट प्रोवाइड कर रहा है ना. Although the same quantity of heat is added to both containers, the temperature increases more in the container with the smaller amount of water. ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए ज्यादा टेम्परेचर किसका नजर आ रहा है हमें, जिसके अंदर पानी कम है. क्योंकि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे दोनों को, तो ऑब्वियस है जिसके पास कम अमाउंट होगा, है ना, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा राइज करेगा, है ना. चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक कंपैरिजन बिटवीन फ्लूइड एंड हीट. तो बच्चों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक यूट्यूब है और अगर आप इसमें पानी भरेंगे, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इन दी एंड क्या होगा. इन दी एंड आप समझ पा रहे हैं कि दोनों ही, है ना, दोनों ही आर्म्स में हम लोग समझ पा रहे हैं कि वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा, सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, है ना. तो वही यहाँ लिखा है कि जस्ट एज वाटर इन द टू आर्म्स ऑफ द यूट्यूब सीक्स अ कॉमन लेवल वेयर द प्रेशर्स एट एनी गिवन डेप्थ आर द सेम, उसी तरीके से द थर्मोमीटर एंड इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, जैसे कि ये थर्मोमीटर है और ये कहाँ पर डिप्ड है, मान लीजिए कि इस लिक्विड में डिप्ड है ना. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है ना. यहाँ पर क्या होता है कि जब आप थर्मोमीटर को इस तरीके से डिप करेंगे तो क्या होगा कि जो भी, है ना, इसके इमीडिएट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर जो है एक टाइम के बाद थर्मोमीटर का भी एक्वायर हो जाता है ना. बोथ ऑफ देम रीच अ कॉमन टेम्परेचर. क्लियर है ये बात. और आगे एक और चीज लिखिए कि एट विच द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इज द सेम फॉर बोथ. ये चीज हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि अगर सेम टेम्परेचर हो रहा है मतलब कि दोनों की क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है. ये हम लोग देखेंगे ना आगे आने वाले चैप्टर में. पर फिलहाल हम लोग क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से फ्लूइड में क्या होता है कि दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेवल जो है वो सेम मेंटेन हो रहा है ना. जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर आप जाएंगे, यहां पर जाए चाहे यहां पर जाए चाहे यहां पर जाए, आपको प्रेशर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. उसी तरीके से यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक थर्मोमीटर है और वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है. और जब तक ये नहीं होता है तब तक जो है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि हीट का फ्लो होता रहता है. ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग कैलोरी मीटर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं ना. आखिर ये कैलोरी मीटर होता क्या है. अ सिंपल कैलोरी मीटर इज अ वेसल, है ना, जनरली मेड ऑफ कॉपर विद अ स्टरर ऑफ द सेम मटेरियल. कॉपर की खासियत ये होती है कि वो बहुत जबरदस्त कंडक्टिंग होता है ना. हीट का कंडक्शन जो है वो कॉपर में बहुत अच्छे तरीके से होता है. द वेसल इज केप्ट इन अ वुडन बॉक्स. और वुडन बॉक्स की वजह क्या है, टू आइसोलेट इट थर्मली फ्रॉम द सराउंडिंग, है ना. सराउंडिंग से जो है हीट का आदान प्रदान वो रोकने के लिए इसे वुडन बॉक्स में रखा जाता है. अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द कैलोरीमीटर. ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं. ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मेड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इन द कैलोरीमीटर, है ना. तो कैलोरीमीटर एक ऐसा वेसल है जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स जो है उसे इसमें रख दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होगा ऑटोमेटिकली बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज विद द कैलोरीमीटर, है ना. नेग्लेक्टिंग एनी हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, हम लोग बिल्कुल आइडियल कंडीशन ले रहे हैं जिसमें सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट का एक्सचेंज हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं. द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट द टोटल हीट गिवन बाय द हॉट ऑब्जेक्ट्स
इक्वल्स द टोटल हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही लॉजिकल है, जितना हीट जो है ना, हॉट ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहा है उतना ही हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब करेगा। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक देखने वाले हैं अब हम लोग, जो कि कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी घटना जो मेरे साथ 3 दिन पहले घटी है। एक्चुअली मैं एक शॉप में गया था और वहाँ पर मैंने चीज़ पेटीज ऑर्डर करा ना। तो पेटीज को एक्चुअली उन्होंने क्या करा कि अवन में डाल दिया, थोड़ी देर के लिए गर्म किया ना, ताकि वो जो चीज़ है वो अच्छे से पिघल जाए और वो डोमिनोज के चीज़ बर्स्ट वाली फील आए, है ना। तो बाहर से जब मैंने पेटीज को उठाया तो मुझे ठीक लगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगा। फिर जैसे ही मैंने उसे खाया तो पूरा जो चीज़ जो था ना, वो मेरे अंदर, मुंह के अंदर जो है इस तरीके से फैल गया कि मैं 3 दिन तक उसके बाद ठीक से टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ खाने को, है ना। तो मतलब वो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड गर्म था, है ना। और जबकि मैंने बाहर से जब पेटीज को टच करा तो वो उतना गर्म लग नहीं रहा था। तो आखिर क्या हुआ, आइए सोचते हैं, है ना। तो जब पेटीज को अवन में डाला गया तो पेटीज, जो बाहर वाली जो चीज़ होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है एक्चुअली, और जो अंदर चीज़ डला था, है ना, जो चीज़ था, तो वो दोनों को हीट तो सेम अमाउंट में मिला। लेकिन हम लोग ये देख पा रहे थे, मतलब खासतौर पे मैं ये देख पा रहा था कि चीज़ जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसने बढ़ा लिया एज कम्पेयर टू जो बाहर का जो लेयर था जिसे हम लोग होल्ड करते हैं उसके कंपैरिजन में, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हीट तो सेम मात्रा में मिली, है ना, लेकिन एक ने अपना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ाया और एक ने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, जिस वजह से उसने अनएक्सपेक्टेडली, है ना, मेरे अंदर के मुंह को जला दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे को दिखाया गया है कि द फिलिंग ऑफ हॉट एप्पल पाई मे बी टू हॉट टू ईट इवन दो द क्रस्ट इज नॉट हॉट, है ना। तो इस बच्चे को देख करके एग्जैक्टली मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है जो 3 दिन पहले हुआ है था मेरे साथ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यू हैव लाइकली नोटिस्ड दैट सम फूड्स रिमेन हॉटर मच लॉन्गर दैन अदर्स डू। बिल्कुल, मैंने तो अभी देखा है ना। डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट कैपेसिटीज फॉर स्टोरिंग इंटरनल एनर्जी। If we heat a pot of water on a stove, we might find that it requires 15 minutes to raise it from room temperature to its boiling point. But if we put an equal mass of iron on the same flame, we would find that it would rise through the same temperature range in only about 2 minutes. For silver, the time would be less than a minute. है ना, ऐसी एक घटना मेरे साथ आज हुई। आज मैं क्या कर रहा था कि अपने छत पे जो है ना, अपना जैकेट पहन करके बैठा हुआ था। धूप भी अच्छी थी तो एंजॉय कर रहा था ना धूप को, ठंड का टाइम है। तो हुआ क्या कि जब मैंने सडनली अपने जैकेट के मेटालिक बटन को टच किया तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, है ना। तो ये अचानक से मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली यही चीज़ तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, है ना। पूरा का पूरा जैकेट जो है वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने उस मेटालिक बटन को टच करा तो मैंने देखा कि वाह, जितनी देर में मैं बैठा रहा, ऐसा तो नहीं कि सूरज ने जो है अलग अलग हीट प्रोवाइड करी जैकेट को और जैकेट के बटन्स को, लेकिन फिर भी जो जैकेट के जो मेटालिक बटन्स थे उसने उतनी ही हीट में क्या कर लिया, अपने टेम्परेचर को कंपेयर टू रिमेनिंग जैकेट, रेस्ट ऑफ द जैकेट, अपने टेम्परेचर को उसने क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाया गया है। डिफरेंट मटीरियल्स रिक्वायर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ द मटीरियल बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्रीज। डिफरेंट मटीरियल्स एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिफरेंट वेज, है ना। तो बच्चों, यही सबसे बड़ा, है ना, राज है कि क्यों ऐसा होता है कि एनर्जी सेम मिल रही है लेकिन वो अपने टेम्परेचर को उस तरीके से नहीं बढ़ा रहा है जैसा कोई और बढ़ा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आप देखने वाले हैं। क्या है वो? डिफरेंट मटीरियल्स एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिफरेंट वेज, है ना। द एनर्जी मे इंक्रीज द जिगलिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रेजेस द टेम्परेचर, है ना। तो जो जिगलिंग मोशन है उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। और इट में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंटरनल वाइब्रेशन और रोटेशन विद इन द मॉलिक्यूल्स एंड गो इनटू पोटेंशियल एनर्जी विच डज नॉट रेज द टेम्परेचर, है ना। एक और तरीके से, है ना, यहाँ पर क्या हो सकता है कि एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई लेकिन वो एनर्जी कहाँ चली गई? टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंटरनल वाइब्रेशन और रोटेशन विद इन द मॉलिक्यूल्स एंड गो इनटू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है और वो क्या करती है?
वो एक्चुअली टेम्परेचर को रेज करने में मदद नहीं करती है। तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट जो है वो किस वजह से आता है? जिगलिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, जनरली क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अकर्स, है ना, दोनों जगह एनर्जी जाती है ना, जिगलिंग मोशन में भी जाती है मॉलिक्यूल्स के, और वाइब्रेशन और रोटेशन वाली एनर्जी में भी जाती है। लेकिन टेम्परेचर किस वजह से बढ़ता है? ड्यू टू द जिगलिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बारे में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। Whereas 1 gram of water requires 1 calorie of energy to raise its temperature 1 Celsius degree, it takes only about 1/8 as much energy to raise the temperature of a gram of iron by the same amount, है ना। आयरन को बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर सेम मास के कंपैरिजन में देखें तो। वाटर एब्जॉर्ब्स मोर हीट पर ग्राम देन आयरन फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर। वी से वाटर हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमारा ये जो टर्म है ये आ गया फाइनली, है ना। हम लोग क्या कहते हैं इस वजह से कि वाटर के पास हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग सिंपली स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो एक तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक तरीके से थर्मल इनर्शिया जैसा समझ सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने मैकेनिक्स में इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, है ना। रिकॉल दैट इनर्शिया इज अ टर्म यूज्ड इन मैकेनिक्स टू सिग्निफाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ थर्मल इनर्शिया सिंस इट सिग्निफाइज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस टू अ चेंज इन इट्स टेम्परेचर। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने चीज और उस, है ना, उस चीज पैटीज का एग्जांपल दिया था, तो अंदर की जो चीज है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर उसका थर्मल इनर्शिया एक तरीके से क्या था? कम था, इसीलिए वो बड़े आराम से अपने टेम्परेचर को चेंज कर दी गई। लेकिन जो बाहर की लेयर थी, है ना, उसका थर्मल इनर्शिया क्या था? बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उसने अपने टेम्परेचर को सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाया, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक तरीके से क्या है? थर्मल इनर्शिया है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने एनालाइज किया कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आखिर होता क्या है। अब चलिए हम लोग फॉर्मूलेज पे बढ़ते हैं ना। व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, द चेंज इन टेम्परेचर, द मटीरियल ऑफ द बॉडी एज वेल एज द सराउंडिंग कंडीशंस, जैसे कि प्रेशर। अब यहां पर एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। यहां पर Q क्या है? Q है हीट सप्लाइड, कितनी हीट सप्लाई हो रही है। M क्या है यहां पर? M इज द मास ऑफ द बॉडी। डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर। और यहां पर जो कांस्टेंट है S, है ना, वो क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। यहां पर क्या है? डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, M मास ऑफ द बॉडी, Q इज द हीट सप्लाइड एंड S इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल अंडर द गिवन सराउंडिंग कंडीशंस, है ना। अलग अलग कंडीशन पे S की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड और अ लिक्विड इज केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर एंड हीटेड, द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर ओपन करके हम लोग उसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, है ना, इन द एटमॉस्फेयर, तो फिर प्रेशर जो है वो क्या रहता है? बिल्कुल सेम रहता है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं, एक छोटा सा वेरिएशन है। जैसे अभी हम लोगों ने Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा देखा, वहां पर M क्या था? मास था। उसी तरीके से द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द गिवन बॉडी में ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। जैसे यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, द कांस्टेंट C वो क्या हो जाता है? बदल करके मोलर हीट कैपेसिटी हो जाता है। जैसे S पहले था यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसी तरीके से यहाँ पर C क्या हो जाता है? मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। S का मतलब क्या हुआ था कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो उसी तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, जो क्वांटिटी हम लोगों ने देखा था ms, मतलब कि Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा था ना। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा होता था ना। तो यहां पर जो ms वाला टर्म है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड द
हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हीट कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। द मास ऑफ वाटर, ये एक नई चीज है, द मास ऑफ वाटर हैविंग द सेम हीट कैपेसिटी एज अ गिवन बॉडी इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। तो चलिए बच्चों इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि ये जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी है इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी फॉर एग्जांपल जैसे कैलोरीमीटर हो गया, कैलोरीमीटर जो है ना, वो कॉपर का बना होता है अंदर से, हम लोग जानते हैं। तो जब अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का टेम्परेचर चेंज होता है तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर चेंज होगा, तो वो भी कुछ हीट को यूज करता है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द स्पेसिफिकेशंस अबाउट द कैलोरीमीटर, है ना, कि किस मटेरियल का बना है अंदर से, है ना, कितना मास है उसका, फिर उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, आपको वो सारे झमेले से दूर रखते हुए क्या दे दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कि मान लो कि इंस्टेड ऑफ दैट कैलोरीमीटर वहां पर क्या है, एम मास ऑफ वाटर है ना। तो एम मास ऑफ वाटर जो है वो एक तरीके से रिप्लेसमेंट हो जाता है किसका, उस पूरे के पूरे कैलोरीमीटर का। तो ये जो एम मास है यही क्या कहलाता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। वाटर का ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर जो है काफी कॉमन सी चीज है ना। तो अब कैलकुलेशन बड़ी आराम से हम लोग कर पाते हैं, है ना। हम लोग ये मान लेते हैं कि कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर में चेंज आया वो एक्चुअली, है ना, कैलोरीमीटर में चेंज नहीं आया, हम लोग क्या मान लेते हैं कि एम मास ऑफ वाटर में उतने टेम्परेचर का चेंज आया है, तो उसके हिसाब से हम लोग हीट वगैरह का कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 60 ग्राम इज हीटेड टिल इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द हीट सप्लाइड टू द ब्लॉक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.09 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों ये बड़ा ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर डायरेक्टली हमारे को क्या लगाना है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, है ना। यहाँ पर हमारे को हीट सप्लाइड टू द ब्लॉक निकालना है ना, तो Q निकालना है। इसका मतलब अब मास कितना दे रखा है, 60 ग्राम दे रखा है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 0.09 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हुआ 20 डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 9/100, है ना। तो 2 जीरो जो है यहाँ पर गायब हो गया, 12 इंटू 9 ये आ गया 108 कैलोरीज। क्लियर है, तो इतनी एनर्जी देने पर जो है इस ब्लॉक का टेम्परेचर जो है क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। सपोज दैट यू आर होल्डिंग हैंड्स विद समवन एंड बोथ ऑफ यू स्टार्ट जंपिंग अराउंड रैंडमली। द मोर वायलेंटली यू जंप द मोर डिफिकल्ट होल्डिंग हैंड्स वुड बिकम, है ना। ऑब्वियस ही बात है, इफ यू वर टू जंप वायलेंटली इनफ होल्डिंग हैंड्स वुड बी इम्पॉसिबल, है ना। बिल्कुल बच्चों इसी तरीके का फेनोमेना होता है ना, टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड व्हेन इट इज heated. As heat is absorbed, the molecules vibrate more and more violently. If enough heat is absorbed, the attractive forces between the molecules will no longer be able to hold them together. और इस वजह से सॉलिड क्या हो जाता है, इट मेल्ट्स। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग बच्चों क्या है, इट इज द कन्वर्स ऑफ दिस प्रोसेस, है ना। यहां पर क्या होता है कि एनर्जी को सिस्टम से विथड्रॉ किया जाता है ना। एज एनर्जी इज विथड्रॉन फ्रॉम अ लिक्विड, तो बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिनन होता है, अब चीजें शांत होने लगती है ना। मॉलिक्यूलर मोशन डिमिनिशेस, कब तक, अंटिल फाइनली द मॉलिक्यूल्स ऑन द एवरेज आर मूविंग स्लोली एनफ सो दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर एबल टू कॉज कोहेजन, है ना। और उसके बाद क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स देन वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशंस और जिस वजह से दे फॉर्म अ सॉलिड। तो इस तरीके से जो है फ्रीजिंग होती है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग वाटर की बात करें, है ना, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस और कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या है, अनलेस सच सब्सटेंसेस एज शुगर और सॉल्ट आर डिसॉल्व्ड इन इट, है ना। इंप्यूरिटी की वजह से फर्क पड़ जाता है। कैसा फर्क पड़ता है, देन द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दी ओपन स्ट्रक्चर ऑफ प्योर आइस क्रिस्टल्स दैट नॉर्मली फ्यूज एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन होता क्या है, व्हेन अदर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस आर इंट्रोड्यूस्ड, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन का जो फिनोमिनन है, जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रीजिंग होती है, सॉलिड बनता है, वो एक्चुअली इंटरप्ट हो जाता है इनकी वजहों से। ठीक है, और इस वजह से फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। मतलब अब नेगेटिव टेम्परेचर पर जो है फ्रीज होगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों एक मजेदार किस्सा देखते हैं। लेट्स लुक इन पर्टिकुलर एट द चेंजेस ऑफ फेज दैट अकर इन वाटर। टू मेक द नंबर सिंपल, कंसिडर 1 gram piece of ice at a temperature of -50 degree Celsius in a closed container that is placed on a stove to heat। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले -50 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए एक 1 ग्राम पीस ऑफ आइस की। एक थर्मोमीटर भी है इन द कंटेनर, जो कि हमें क्या रिवील करेगा, अ स्लो इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। जैसे जैसे गर्म करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। -50 डिग्री से कहां तक राइज किया, अभी फिलहाल 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब एक बहुत ही अमेजिंग चीज होगी, वो क्या है, द टेम्परेचर रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इवन दो हीट इनपुट कंटिन्यूज, है ना। हम लोग हीट दे रहे हैं लेकिन थर्मोमीटर को वो चीज दिखाई नहीं दे रही। Rather than getting warmer, the ice begins to melt. In order for the whole gram of ice to melt, क्या पाया गया, 80 कैलोरीज, मतलब लगभग 335 joules of energy is absorbed by the ice, not even raising its temperature a fraction of a degree। जरा भी फर्क नहीं दिखा थर्मोमीटर में, है ना। टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है जब तक पूरा का पूरा जो आइस है वो क्या ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। अब क्या होगा जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, ओनली व्हेन ऑल द आइस मेल्ट्स विल ईच एडिशनल कैलोरी एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस अंटिल द बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हर एडिशनल कैलोरी की मदद से जो है ना, 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। फिर से एक बहुत ही मजेदार चीज होगी कि as energy is added the temperature remains constant, कब तक, while more and more of the gram of water is boiled away and becomes steam। अब क्या होगा, the water must absorb 540 calories of heat energy to vaporize the whole gram, है ना। ये पाएगा कि 540 कैलोरीज हीट को जो है इसने एब्जॉर्ब करा, और उसके बाद पूरा का पूरा जो पानी था वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया। फाइनली व्हेन ऑल द वाटर हैज बिकम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टीम बना है। उसके बाद क्या हुआ, द टेम्परेचर बिगिंस टू राइज, क्योंकि अभी भी एनर्जी तो दी जा रही है। इट विल कंटिन्यू टू राइज एज लॉन्ग एज एनर्जी इज एडेड, है ना। उसके बाद फिर जो है कोई खास चेंज नहीं दिखता, जो टेम्परेचर है वो सामान्य तरीके से बढ़ता चला जा रहा है ना। उसके बाद ये कोई ऐसा अमेजिंग सा फिनोमेना दिखा नहीं, है ना। दिस प्रोसेस इज ग्राफ्ड इन द फिगर। तो ये देखिए बच्चों, इस डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, है ना, कि पहले 80 कैलोरी, 100 कैलोरी, 540 कैलोरी, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले -50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आइस के फॉर्म में रहा। फिर फिनोमिनन जो हुआ उसे मेल्टिंग कहा गया। फिर क्या हुआ, जब पूरा का पूरा जो बर्फ है वो पिघल गया, तो अब ये वाटर बन गया और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा, है ना। 100 कैलोरी इसने एनर्जी यूज करी। उसके बाद फिर जो है वेपराइजिंग का फिनोमिनन चलता रहा, कब तक, जब तक 540 कैलोरी इसने यूज ना करी। उसके बाद ये स्टीम बन गया और उसके बाद टेम्परेचर जो है बढ़ता चला गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक मजेदार चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि 540 कैलोरीज रिक्वायर्ड थी टू वेपराइज अ ग्राम ऑफ वाटर, है ना। ये एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मच मोर देन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म अ ग्राम ऑफ आइस एट एब्सोल्यूट जीरो टू बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों, इस चीज को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में भी कितनी एनर्जी की यूज हुई, 180 कैलोरी। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर पहुंच गया तो वहां से उसे पूरी तरीके से वेपराइज होने में कितनी एनर्जी लगी, 540 कैलोरीज लगी। तो आगे देखते हैं, ऑल्दो द मॉलिक्यूल्स इन स्टीम एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस have the same average kinetic energy,
Steam has more potential energy because the molecules are relatively free of each other and are not bound together as in the liquid phase. ठीक है. Steam contains a vast amount of energy that can be released during condensation. इसीलिए कहा जाता है कि स्टीम का जो बर्न होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है. तो बच्चों वी कैन सी दैट द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, है ना, वो कितना है 80 कैलोरीज, एंड टू बॉयल वाटर वो कितना है 540 कैलोरीज, आर द सेम एज द अमाउंट्स रिलीज्ड व्हेन द फेज चेंजेस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या है, बिल्कुल रिवर्सिबल है ना. तो बच्चों अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द सब्सटेंस. यहाँ पर लेटेंट का मतलब होता है हिडन, है ना, और हिडन क्यों कहा गया है, बिकॉज दिस थर्मल एनर्जी इज हिडन फ्रॉम द थर्मोमीटर. उसे पता ही नहीं चलता कि कोई चेंज हो भी रहा है कि नहीं. फॉर वाटर वी हैव सीन दैट दिस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम, लगभग 335 जूल्स पर ग्राम. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज एनी सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड द latent heat of vaporization for the substance. ठीक है. For water we have seen that this is a whopping 540 calories per gram, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है ना, 2255 joules per gram. It so happens that these relatively high values are due to the strong forces between water molecules, that is hydrogen bonds. तो बच्चों अगर इसे फॉर्मूले में देखना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और वेपराइजेशन, जैसा कि हमने देखा, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड ऑफ मास m मे बी रिटन एज Q इक्वल टू ml, जहां पर L क्या है, L इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल एंड सराउंडिंग कंडीशंस. दिस कांस्टेंट L इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज ऑल्सो यूज टू मीन द सेम थिंग, है ना, चाहे आप स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहिए या सिंपली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहिए. इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इट्स फेज टू वेपर. द कांस्टेंट L इन दिस केस इज कॉल्ड द, जैसा कि हमने पढ़ा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर सिंपली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. और जैसा हम जानते हैं कि अगर एक वेपर जो है वो कंडेंस करता है ना, या फिर अगर लिक्विड सॉलिडिफाई करती है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है इन द सराउंडिंग. तो बच्चों इसी चीज को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा ही मजेदार एग्जांपल हमारे सामने है. यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि आप जब नहा लेते हैं तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बाथरूम के अंदर ही, है ना. खासतौर पे जब ठंड की बात कर रहे हैं हम लोग, जब ठंड के समय आप गर्म पानी से नहाते हैं, है ना, तो उसके बाद आप निकलना नहीं चाहते हैं बाथरूम से बाहर. क्योंकि होता क्या है कि बाथरूम के अंदर जो है ना, बाथरूम के अंदर जो एक्सेस वाटर वेपर होते हैं तो वो एक्चुअली जब आपके शरीर से टकराते हैं तो वो आपके शरीर को वार्म करते हैं बाय द कंडेंसेशन. ठीक है. तो इसीलिए जो इंसान है यहाँ पर, है ना, उसको क्या सलाह दी जा रही है कि ही शुड स्टेप बैक इनसाइड, है ना, द शावर स्टॉल, क्योंकि वहां पर वाटर वेपर इंतजार कर रहे हैं जो कि उसके शरीर से टकरा करके कंडेंस होंगे और इसे गर्मी पहुंचाएंगे. ठीक है. तो ये जो वाटर वेपर है बच्चों ये काफी एनर्जेटिक है ना. तो ये क्या करेंगे, आपके शरीर से टकराएंगे, आपको डोनेट कर देंगे कुछ एनर्जी, और फिर जो है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. चलिए बच्चों तो एक बड़ा ही आसान सा सवाल देखते हैं. सवाल है, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 100 ग्राम and at temperature 0 degrees Celsius is put in 200 grams of water at 25 degrees Celsius. How much ice will melt as the temperature of the water reaches 0 degrees Celsius? The specific heat capacity of water is equal to 4200 joule per kg per Kelvin and the specific latent heat of fusion of ice is equal to 3.4 into 10 to the power 5 joule per kilogram. तो देखिए बच्चों इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अ पीस ऑफ आइस, है ना, जिसका मास कितना दिया हुआ है अपने को 100 ग्राम दिया हुआ है, उसको एक्चुअली मिक्स करा गया किसके साथ, 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ. और जो वाटर है ना, वो किस टेम्परेचर पर था, वाटर था टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, और जो आइस था वो था एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है ये बात.
तो अब देखिए बच्चों, हमसे ये पूछा गया है कि कितना आइस जो है वो मेल्ट कर जाएगा जब टेम्परेचर ऑफ द वाटर इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल के थ्रू हमारे को ये आइडिया लग रहा है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या होगा कि पूरा का पूरा आइस जो है वो ना पिघल पाए, है ना। यहाँ पर इसीलिए क्या पूछा गया कि कितना आइस एक्चुअली मेल्ट होगा जब वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो देखिए, एक बहुत अच्छी चीज हम लोग इस सवाल के थ्रू सीखने वाले हैं, और वो ये है कि ये जरूरी नहीं है बच्चों की कैलोरी मीटर के अंदर के जो कंटेंट्स है उनका फेज सेम रहे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि सबका टेम्परेचर जो है वो सेम अटेन हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बर्फ हो सकता है कुछ पानी हो, पर वो दोनों खुशी खुशी रहेंगे अगर दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि बर्फ का कुछ पोर्शन जो है ना, बर्फ का कुछ पोर्शन जो है वो मान लीजिए कि पिघल गया। ठीक है, बर्फ का कुछ पोर्शन मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि पिघल गया और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फाइनली, है ना, फाइनली हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर क्या हो चुका है, उसका टेम्परेचर अब हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी था उसने अपनी एनर्जी किसे डोनेट कर दी, उसने अपनी एनर्जी जो है डोनेट कर दी आइस को, सच दैट कि वो जो वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ठंडा होकर के 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, और कुछ बर्फ जो है ना, उसने उस एनर्जी को एक्वायर करके वो पिघल गई। क्योंकि बर्फ जो है वो और कोई काम तो फिलहाल कर नहीं सकता ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा पर अपने फेज को चेंज करेगा, है ना, वो अपना टेम्परेचर बढ़ा तो नहीं सकता है जब तक पूरा का पूरा बर्फ पिघल ना जाए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि पहले क्या था, पहले हमारे पास 100 ग्राम आइस का था, और क्या था हमारे पास, वो था 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 200 ग्राम क्या था, ये था वाटर, वो कितने पर था, 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या हो गया, अब हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि 200 ग्राम ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस वाला उसने अपनी एनर्जी को कम करा, और उसने एक्चुअली कितनी एनर्जी जो है वो दी है आइस को, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं 200 ग्राम, है ना। 200 ग्राम को पहले में कन्वर्ट करना होगा किसमें, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो 200/1000 ये मास हो गया, मास मल्टीप्लाइड बाय, है ना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर देखिए हमारे को दे रखा है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं मास इतना है। हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाने की सोच रहे हैं, Q बराबर MS डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर M कितना है, 200/1000, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200, है ना, जूल पर केजी पर केल्विन, और डेल्टा थीटा कितने का है, तो देखिए टेम्परेचर में जो चेंज आया है ना, वो कितने का है, 25 से 0 गया तो 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है ना, और केल्विन में भी 25 केल्विन ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 25 लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी एनर्जी वाटर ने किसे दी होगी, बर्फ की दी होगी, है ना। इतनी एनर्जी पानी ने जो है बर्फ को डोनेट करी ताकि ये जो बर्फ है वो पिघल सके और वाटर जो है वो 25 डिग्री से 0 डिग्री पर आ सके। तो हीट लॉस्ट बाय द वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट गेन्ड बाय सम पोर्शन ऑफ आइस, है ना। तो मान लेते हैं कि m मास ऑफ आइस जो है ना, वो पिघल गया है। ठीक है, तो m मास ऑफ आइस हम लोग मान रहे हैं कि वो मेल्ट हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है m इंटू एल। तो मास अगर हमने m माना है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, वो है 3.4 इंटू 10⁵ है ना, जूल पर केजी होता है। तो यहाँ पर m मैंने किस में माना, किलोग्राम में माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 kg को अगर मेल्ट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 3.4 इंटू 10⁵ जूल। तो यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी कितनी है, अवेलेबल एनर्जी इतनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि m अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना, 0 0 0 0 गए, यहाँ का भी एक 0 गया, तो हम लोग देख पा रहे हैं m कितना आ जाएगा, 25 इंटू यहाँ पर है 2, 5500 इंटू 42, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 3.4 इंटू 10⁵ से, है ना। और ये किस में आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास किलोग्राम में जवाब। तो इसे सॉल्व करने पर बच्चों ये आता है एक्चुअली 62 ग्राम्स के बराबर, है ना। तो 62 ग्राम जो है, इतना पोर्शन जो है वो क्या हो गया, मेल्ट कर गया। क्लियर है ये बात, तो यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
A calorimeter of water equivalent 15 gram contains 165 gram of water at 25 degrees Celsius. Steam at 100 degrees Celsius is passed through the water for some time. The temperature is increased to 30 degrees Celsius and the mass of the calorimeter and its contents is increased by 1.5 gram. Calculate the specific latent heat of vaporization of water. हमारे को दे रखा है specific heat capacity of water is 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि कैलोरीमीटर की स्पेसिफिकेशन देने के बजाय हमारे को सिंपली क्या दे दिया गया, उसका वाटर इक्विवेलेंट. मतलब कि कैलोरीमीटर के बदले हम लोग क्या मान सकते हैं कि भूल जाइए कैलोरीमीटर है, मान लीजिए कि उसके बदले 15 ग्राम पानी वहां पर प्रेजेंट है. अब वहां पर इसके अलावा क्या है, उस कैलोरीमीटर के अंदर क्या है, 165 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर था. ठीक है, तो 165 ग्राम ऑफ वाटर है कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, अब क्या हुआ इसके साथ, इसको स्टीम प्रोवाइड की गई है ना, स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर थी. तो इसमें क्या ऐड करेंगे, स्टीम है ना, कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर. क्लियर है बात. और उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर जो कि बढ़ करके कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब मास ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 ग्राम. इसका मतलब स्टीम ही तो था जिसकी वजह से मास बढ़ा है ना, तो स्टीम का मास इसका मतलब कितना था, 1.5 ग्राम था, है ना. तो चलिए सोचते हैं कि क्या हुआ होगा ना. तो हम लोग देख पा रहे बच्चों कि यहाँ पर 165 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर तो 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा ही, साथ में कैलोरीमीटर का भी तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है. तो हम लोगों को 15 ग्राम ऑफ वाटर एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करना होगा. तो बेसिकली यहाँ पर 180 ग्राम वाटर आप मान सकते हैं, है ना. 180 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि पहले था 25 डिग्री सेल्सियस पर और वहां से कहाँ चला गया, वो 30 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, तो इसका मतलब कि उसको एनर्जी कितनी मिली, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 180 ग्राम है ना, ये तो मास हो गया, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस का हुआ. तो इतनी एनर्जी मिली है और ये एनर्जी किसने दी, तो स्टीम ने दी. तो स्टीम का हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्टीम का मास कितना है, 1.5 ग्राम है ना. 1.5 ग्राम स्टीम थी कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर. तो पहले तो स्टीम के पास एक लेटेंट हीट थी जो एक्चुअली उसने दी है. तो 1.5 ग्राम है ना, 1.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जिसे मैं एल कह दे रहा हूँ. ठीक है, अब इसमें और क्या ऐड करेंगे, इसके अलावा देखिए 1.5 ग्राम इंटू एल, इतनी एनर्जी देने पर स्टीम जो है वो 1.5 ग्राम ऑफ वाटर बना 100 डिग्री सेल्सियस पर. उसके बाद फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर आया बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस पर आया. तो उसने और कितनी एनर्जी दी है, तो उसने दी 1.5, ये मास हो गया, इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि अब तो वो वाटर बन गया ना. तो यहाँ पर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है ना, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितने का है, तो 70 का आया. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन से अब हम लोगों को एल बड़े आराम से मिल सकता है ना. तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 इंटू 5 ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 1.5 इंटू एल प्लस ये बन जाएगा 105 है ना. तो यहाँ से देखिए 1.5 एल कितने के बराबर आ गया, 900 माइनस 105 के. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि लेटेंट हीट है ना, ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 795 अपॉन 1.5 के, है ना. तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7950 अपॉन 15 है ना. तो ये बन जाएगा 15 इंटू 5 75, फिर 45, तो ये 30 है ना. तो हमारे पास देखिए एल की वैल्यू कितनी आ गई, 530. और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यूनिट क्या रखेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेट अवे 1.5 जी को एल से मल्टीप्लाई कर दिया था ना. तो यहाँ पर एल जो है इसका मतलब कैलोरीज पर ग्राम में आएगा. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 530 कैलोरीज पर ग्राम है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम के लिए कितनी है, 530 कैलोरीज है. तो इसका मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि स्टीम है ना, अगर 1 ग्राम स्टीम जो है वो अगर कन्वर्ट हो रही है किसमें, वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो उसने कितनी एनर्जी को डिसिपेट किया, तो वो एनर्जी हो जाएगी
530 कैलोरीज। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर। हमारे को और डेटा दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, है ना। ये सारे डेटा हमारे को दे रखे हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है ना। सबसे पहले हम लोग समझ पा रहे हैं कि 1 किलोग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पर था, वो किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा 1 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर होगा चेंज ऑफ फेज, है ना, फिर वो वाटर में बनेगा। फिर टेम्परेचर का राइज होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। फिर वो जाकर के क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा ना, चेंज ऑफ फेज विल अगेन अकर, है ना। तो सबसे पहले मैं सारे प्रोसेस के नाम देता हूँ, जैसे ये प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3 और प्रोसेस नंबर 4। तो अगर मैं प्रोसेस नंबर 1 की बात करूँ कि 1 किलोग्राम आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर था, तो उसको 1 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, अगर जाना है तो उसे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए बच्चों, हमारे को दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, है ना, 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि मास जो है वो 1 है, तो m इंटू 2100 जूल पर केजी पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाय कितने का टेम्परेचर राइज चाहिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस का। तो पहले का जवाब कितना आ जाएगा, मतलब पहले पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21,000 जूल। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। हमें फेज चेंज चाहिए ना, 1 किलोग्राम आइस किस में कन्वर्ट हो जाए, 1 किलोग्राम वाटर में। तो चलिए ऊपर डेटा देखते हैं। हमारे को दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, है ना, ये हमारे को दे रखा है। तो बस इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम आइस, है ना, उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल की। तो ये तो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा ना। तो सेकंड के लिए लिख देंगे 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। अब थर्ड वाले केस के बारे में बात करते हैं ना। थर्ड वाला स्टेप क्या है, उसमें 1 किलोग्राम वाटर 100 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो मास हो जाएगा 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4200, है ना, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर 100 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए हो गया हमारे पास 420000। ठीक है। और अब फाइनली बच्चों स्टेप 4 की बात करते हैं, जिसमें 1 किलोग्राम वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद अब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ फेज चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है, वो है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी, है ना। और हमारे पास 1 केजी ही है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, 2.25 लिख लेते हैं यहाँ पर, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पर जूल आ जाएगा। तो बस हमें 1, 2, 3, 4 इन चारों को क्या करना है, सिंपली ऐड करना और हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन सब को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो है 3.03 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ 5 ग्राम पीस ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस is put into 10 grams of water at 30 degrees Celsius. Assuming that heat is exchanged only between the ice and the water, find the final temperature of the mixture. हमारे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की दे रखी है, वाटर की दे रखी है, और हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी दे रखा है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 5 ग्राम पीस ऑफ आइस है ना। तो 5 ग्राम है आइस, किस टेम्परेचर पर, -20 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 10 ग्राम क्या है, वाटर है, किस टेम्परेचर पर ये है 30 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि वाटर जो 30 डिग्री सेल्सियस पर है, पहले उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आना चाहिए, है ना, ताकि हमें ये पता चले कि वाटर जब 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है, तब जब उसने हीट रिलीज करी है ना, उसकी वजह से आइस जो है ना, उसके साथ क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि अगर 10 ग्राम वाटर जो है 30 डिग्री सेल्सियस से कितने पर आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसने कितनी एनर्जी दी है, तो ये हो जाएगा मास
मास एम एस डेल्टा टी है ना, तो मास हो जाएगा 10/1000 किलोग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये है 4200। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 का, है ना, तो यहाँ पर 3 जीरो जो है यहाँ के 3 जीरो से गए, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 3 2 6 3 4 12, तो 1260 जूल इतनी एनर्जी जो है ना, 10 ग्राम वाटर 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आने में दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं आइस है, तो पहले ये देखते हैं कि -20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मास हो गया 5/1000, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई 2100, है ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर 20 का। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो यहाँ पर भी कट गए, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 210 जूल। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है ना, और वाटर भी जो है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी भी हमारे पास कितनी एनर्जी बाकी है, अभी भी हमारे पास 1260 माइनस 210 है ना, मतलब कि ये हो गया 1050। तो 1050 जूल एनर्जी जो है अभी भी हमारे पास बैंक में बची हुई है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है ना, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, कितना 5 ग्राम आइस है, और 10 ग्राम वाटर जो है वो भी क्या हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। अब हमें सोचना है कि इस एनर्जी का क्या करें, तो ऑब्वियस है ऐसा नहीं हो सकता है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल वाटर करके अपना टेम्परेचर बढ़ा ले। पहले ये एनर्जी कौन यूज करेगा, आइस यूज करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये निकालना होगा कि इतने एनर्जी से आइस क्या कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब ये हो गया कि 3.35 इंटू 10⁻, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 था या 6 था, 5 था, है ना, तो यहाँ पर 10⁵ इतनी जूल मिलने पर, है ना, क्या होगा, 1 किलो बर्फ जो है वो पिघलेगा। अब यहाँ पर कितना बर्फ है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 5/1000 किलोग्राम बर्फ है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि 5/1000 है ना, हमारे पास इतना ही बर्फ है सिर्फ। तो पहले ये देखते हैं कि 1050 जूल से आखिर कितना अमाउंट ऑफ बर्फ जो है वो पिघल सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/3.35 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 1050, है ना, तो इतना किलोग्राम बर्फ जो है वो पिघलेगा पहले तो देख लेते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1050 अपॉन 3.35 इंटू 10⁵। और एक काम करते हैं, ये केजी में आ रहा है तो इसको इंटू 1000 कर देंगे तो ये ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है बच्चों ये लगभग 3.1 ग्राम के बराबर आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हो गया आउट ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ आइस सिर्फ 3.1 ग्राम के अराउंड जो आइस है वो मेल्ट करेगी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि फाइनली जो है, जो फाइनल अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो उसमें थोड़ा बर्फ भी रहेगा, थोड़ा पानी भी रहेगा, लेकिन सबका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस सवाल का हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन एल्यूमिनियम कंटेनर ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। Heat is added to the system at a rate of 100 calories per second. What is the temperature of the system after 4 minutes? Draw a rough sketch showing the variation in the temperature of the system as a function of time. Specific heat capacity of ice दे रखा है 0.5 calories per gram per degree Celsius. Specific heat capacity of aluminium दे रखा है 0.2 calories per gram per degree Celsius. और specific heat capacity of water भी दे रखा है, और latent heat of फ्यूजन ऑफ आइस भी दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल में हम लोग सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर 4 मिनट की बात हो रही है ना, तो 4 मिनट में, है ना, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि टोटल कितनी हीट एक्चुअली सप्लाई हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है हीट इज एडेड टू द सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 कैलोरीज पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया इन 4 मिनट्स, है ना। अगर मैं 4 मिनट की बात करूं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल हीट, है ना, टोटल हीट सप्लाइड वो कितना हो जाएगा, तो वो देखिए हो जाएगा
4 इंटू 60 ये हो गया 240 सेकेंड्स। तो 100 कैलोरी 1 सेकेंड में मिल रहा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा 24000 कैलोरीज। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम कंटेनर का मास 100 ग्राम है और उसके अलावा वहां पर और क्या है 200 ग्राम ऑफ आइस है एट -20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब ये हो गया हमें एल्यूमिनियम कंटेनर जिसका मास 100 ग्राम है उसको कहाँ ले जाना है, -20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर ले जाना है हमारे को, कम से कम पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना होगा, है ना। और उसी तरीके से जो बर्फ है ना 200 ग्राम ऑफ आइस जो है -20 डिग्री सेल्सियस पर, उसको भी कहाँ ले जाना होगा, उसको भी ले जाना होगा पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले पूरे सिस्टम का टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस से, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, तो देखिए एल्यूमिनियम के लिए हम लोग बोल देंगे M, है ना, M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है एल्यूमिनियम की, वो है 0.2। तो यहाँ पर 0.2 इंटू 20 प्लस आइस के लिए क्या लिखेंगे, तो मास है इसका 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस है 0.5 इंटू इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री से राइज करा। तो ये चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए 2 इंटू 20 40 हो गया, तो ये 400 हो गया। इसमें और क्या ऐड करेंगे, तो 200 इंटू 0.5 ये तो 100 हो गया, 100 इंटू 20 है ना, तो ये हो जाएगा 2000। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल ये 2400 कैलोरीज आ रहा है। ठीक है, तो इतनी तो अवेलेबल है, तो चलिए ये तो हो जाएगा। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब सिस्टम आ गया है तो अब जो है क्या होगा, फेज चेंज होगा ना। अगर और एनर्जी मिलेगी तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पहले बर्फ जो है वो इसका इस्तेमाल करेगा और पहले वो क्या करेगा, पहले वो मेल्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास कितनी आइस है, हमारे पास जो आइस है वो एक्चुअली है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 ग्राम को 80 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है ना, तो 200 ग्राम को, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 80 मल्टीप्लाइड बाय 200 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000 कैलोरीज। तो 16,000 कैलोरीज और चाहिए इसे। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये वाला काम भी हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल, है ना, 4 मिनट में कितनी एनर्जी मिली थी, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 24000 इतनी कैलोरीज मिली है, अवेलेबल है। अब उसमें से कितनी कंज्यूम हो गई है, तो 2400 प्लस 16,000 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 18,400 कैलोरीज जो ऑलरेडी हम लोगों ने कंज्यूम कर ली, 18,400 है ना। तो अभी कितनी है हमारे पास, 0 फिर ये 6 हो गया और ये बच गया 23 माइनस 18, मतलब कि 5,600 कैलोरीज अभी हमारे पास बैंक में जमा है। तो अभी हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, अभी हमारे पास देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, एल्यूमिनियम है और क्या है, और हमारे पास वाटर है। तो अब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर जो है एक साथ राइज कर सकता है। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे कि मान लीजिए कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो T हो गया। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर के ये कितना हो गया, T हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5600 इज इक्वल टू, ये क्या है, टोटल हीट अवेलेबल इज इक्वल टू हो जाएगा, एल्यूमिनियम का मास है 100, तो 100 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.2 इंटू डेल्टा टी, इस बार T ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से T पे गया है, प्लस अब देखिए वाटर की बात करें तो वाटर है 200 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है और मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर जो है वो अगेन T का आ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5600 इज इक्वल टू, ये बन गया 20T प्लस 200T। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ गई, 5600 डिवाइडेड बाय 220 है ना। तो यहाँ से जो टेम्परेचर हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें ग्राफ भी बनाना था,
है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, 2400 कैलोरीज का इस्तेमाल हुआ, है ना। 2400 कैलोरीज का इस्तेमाल किस लिए हुआ था, ये हुआ था -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आने पे, है ना। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि किस रेट से एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है 100 कैलोरीज पर सेकेंड, है ना। 100 कैलोरीज पर सेकेंड के हिसाब से एनर्जी मिल रही है। तो 2400 कैलोरीज मिलने में कितना टाइम लगा होगा, तो ऑब्वियसली 24 सेकेंड्स लगे होंगे, ठीक है। तो हमें एक डेटा मिल गया कि सबसे पहले 24 सेकेंड्स में क्या हुआ है, -20 डिग्री सेल्सियस से सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस पे गया है ना। तो पहला हो गया 24 सेकेंड। उसके बाद क्या हम लोग देख पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि आइस को मेल्ट होने के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, 16,000 कैलोरीज। तब तक पूरे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या रहा, 0 डिग्री रहा। तो हम लोग देख पा रहे हैं 16000, है ना, 16000 कैलोरीज, इतनी एनर्जी मिलने में कितना टाइम लगा होगा। तो हमें पता है बच्चों कि 100 कैलोरीज 1 सेकंड में मिल रहा है, तो 100 कैलोरीज कितने देर में मिलेगा, 160 सेकंड में। तो मेल्टिंग ऑफ आइस के फिनोमिनन को अकर होने में फर्दर कितने सेकंड्स और लगे, 160 सेकंड्स और लगे, ठीक है। तो इन सबको मिला करके देखिए हम लोग किस तरीके का ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, है ना, 24 सेकंड्स में हम लोग ये फिनोमिनन देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद फर्दर 160 सेकंड्स और लगे थे, है ना। तो मतलब यहां पर टाइम क्या हो रहा है, 184 सेकंड्स, ठीक है। और फाइनली हमें बात कहां तक करनी है, 4 मिनट्स तक की बात करनी है। मतलब कि ये वाला जो टाइम है ये कौन सा हो गया, 240 सेकंड्स तक का टाइम हो गया। क्लियर है ये बात। तो ये हम लोग ग्राफ देख पा रहे हैं टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल लीनियर इसलिए है क्योंकि हमारे को कांस्टेंट रेट से एनर्जी मिल रही है ना। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, ms डेल्टा टी। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि Q जो है वो कांस्टेंट रेट से मिलेगा तो डेल्टा टी भी कांस्टेंट रेट से चेंज होगा। तो यही वजह है बच्चों कि हमारे पास जो ग्राफ मिला वो कैसा मिला, बिल्कुल लीनियर मिला, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ थर्मली आइसोलेटेड वेसल कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हेन एयर अबव द वाटर इज पम्प्ड आउट, some of the water freezes and some evaporates at 0 degree Celsius itself. Calculate the mass of the ice formed if no water is left in the vessel. Latent heat of vaporization of water at 0 degree Celsius हमारे को दे रखा है और latent heat of fusion of ice भी दे रखा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सवाल को एनालाइज करते हैं। एक्चुअली सवाल में ये कहा गया है कि एक थर्मली आइसोलेटेड वेसल है जिसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब एयर अबव द वाटर को क्या किया गया, पंप आउट कर दिया गया, जिस वजह से क्या होने लगा, सम ऑफ द वाटर फ्रीजेस एंड सम इवेपोरेट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इटसेल्फ, है ना। तो सिर्फ क्या किया गया कि वाटर के ऊपर जो एयर थी उसको हटाया गया, जिस वजह से वहां का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया तो लो प्रेशर वाले रीजन को भरने के लिए वाटर से कुछ एयर, वाटर से, है ना, इवेपोरेशन चालू हो गया, जिस वजह से जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब वो जो लो प्रेशर वाला जो रीजन था उसे भरना चालू कर दिया गया। और इसकी मदद कौन कर रहा था, वाटर कर रहा था, है ना, इवेपोरेट होकर के। तो आप सोचिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होने लगा, ये इवेपोरेशन होने लगा। पर देखिए बच्चों, वाटर को अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी वो किससे ले रहा है, उस वाटर से ले रहा है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर था। तो अगर वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर था वो अगर एनर्जी दे रहा है किसी और चीज को, तो ऑब्वियस है कि उसे क्या होना पड़ेगा, फ्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए बोला क्या गया है, बहुत मजेदार चीज हुई यहाँ पर कि इन द एंड देयर इज नो वाटर लेफ्ट, है ना। तो अब वाटर नहीं है, सिर्फ क्या है, या तो आइस है या तो वेपर है। क्लियर है बात। तो हमसे मास ऑफ द आइस फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो भी फिनोमिनन हो रहा है ये किस टेम्परेचर पर हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 273.16 केल्विन है, तो इस टेम्परेचर पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर प्रेशर को अलग अलग किया जाए ना, चेंज किया जाए प्रेशर को, तो हम लोग अलग अलग फेज देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो 4.58 mm ऑफ मर्क्यूरी है ना, इस प्रेशर पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेपर, सॉलिड और लिक्विड, ये तीनों ही फेज पॉसिबल है। और इस पॉइंट को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इससे ज्यादा प्रेशर अगर आप करेंगे और टेम्परेचर यही रखेंगे तो आप देखिए आपको लिक्विड फेज मिलेगा, और इससे कम प्रेशर कर देंगे और यही टेम्परेचर रखेंगे तो आपको वेपर मिल जाएगा। तो यही कुछ यहां पर भी हुआ है, ठीक है।
तो अगर बच्चों इस ग्राफ की बात करें हम लोग, तो ये जो कर्व PB है ना, इट रिप्रेजेंट्स सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉलिड और लिक्विड का ट्रांजिशन है ना, यही ये शो कर रहा है। और उसी तरीके से PC रिप्रेजेंट्स सॉलिड वेपर ट्रांजिशन, है ना, यहाँ पर सॉलिड और वेपर में ट्रांजिशन इधर हो रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस में को एग्जिस्ट अलोंग द कर्व, है ना, ये जो कर्व है इस पे हम लोग देख पा रहे हैं सॉलिड और लिक्विड बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं ना। These curves also represent respectively the melting point as a function of pressure and sublimation point as a function of pressure, है ना। अलग अलग प्रेशर के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है और सब्लिमेशन पॉइंट भी चेंज होता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया कि सॉलिड और वेपर के बीच का इंटरकन्वर्जन, ठीक है। Thus the PT space is divided in 3 regions labeled solid, liquid and vapor। इसके अलावा बच्चों जिस P पॉइंट की मैं बात कर रहा था, है ना, वहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि द 3 कर्व्स मीट एट वन पॉइंट लेबल्ड P एट द प्रेशर एंड टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, जो कि क्या है 273.16 केल्विन और प्रेशर है 4.58 mm ऑफ Hg। ऑल द 3 phases may remain together in equilibrium। दिस पॉइंट इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट, है ना, और वाटर के लिए ये डेटा है, ठीक है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद अब हमारे लिए ये सवाल जो है ये बहुत आसान हो गया ना। हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो वाटर है ना, यहाँ पर जो वाटर था एक्चुअली उसका कुछ पोर्शन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था वो क्या बन गया, वो आइस बन गया। क्लियर है ये बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वेपर बनने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ से फुलफिल हुई, वो फुलफिल हुई ये जो वाटर है उसका आइस में कन्वर्जन होकर के, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों, है ना, मान लेते हैं जैसे कि हमसे क्या पूछा गया था, मास ऑफ द आइस फॉर्म्ड। तो मान लेते हैं कि स्मॉल m जो मास है ये किसका है, आइस का है। क्लियर है ये बात। और जो टोटल मास अवेलेबल था वाटर का वो कितना था, कैपिटल M था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइनली क्या हो गया, m मास हो गया आइस का और कैपिटल M माइनस स्मॉल m ये क्या रह गया, ये रह गया वेपर। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, m मास ऑफ आइस को फॉर्म होने में, है ना, अगर m मास ऑफ आइस फॉर्म हुआ तो उसके लिए वाटर को कितनी एनर्जी जो है ना, अपने से दूर करनी पड़ी जिससे आइस फॉर्म हो, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ, यहां पर हमें देखना होगा फ्यूजन ऑफ आइस, तो ये हो जाएगा 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना। और इस एनर्जी का उपयोग किसने किया, m माइनस m मास के वेपर ने। सो दिस हैज टू बी इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वो है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, वो है 0.1 किलोग्राम, है ना। तो यहाँ पर मैं अब वैल्यूज पुट करना चालू कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा m इंटू 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0.1 माइनस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6। फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5m, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 0.1 इंटू ये करना होगा तो ये बन जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू m, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहां से सॉल्व करने पर बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो अगर मैं ग्राम्स में देखूं तो वो आता है 86 ग्राम्स, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जो मास ऑफ आइस फॉर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, 86 ग्राम आ रहा है ना। तो मतलब ये बहुत मजेदार चीज है कि 100 ग्राम वाटर था शुरुआत में और कुछ पोर्शन इवेपोरेट करा और कुछ पोर्शन आइस में कन्वर्ट करा, लेकिन जो मेजॉरिटी पोर्शन है आप देखिए वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो आइस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स, assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it, calculate the initial speed of the bullet. The initial temperature of the bullet is 27 degrees Celsius and its melting point is 327 degrees Celsius.
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड दे रखा है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड भी दे रखा है हमें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि एक लेड बुलेट है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट को हिट करा और पेनिट्रेट कर गया, और पेनिट्रेट करते हुए क्या हुआ कि वो मेल्ट भी कर गया, है ना। क्यों मेल्ट करा? क्योंकि 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट इट, है ना। तो आधी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की उसकी लॉस्ट हुई वो कहाँ गई? हीट उसको खुद को करने में। और बाकी 50% हम लोग समझ सकते हैं कि हो सकता है कि टारगेट को हीट करने में गया हो या अदर साउंड, है ना, इन सब में भी जा सकता है वो। तो हमारे को ये देखना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी उसका 50% पोर्शन जो है वो खुद उसने वापस से इस्तेमाल किया अपने आप को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आखिर अगर कोई बुलेट है जो 27 डिग्री सेल्सियस पर है तो उसे मेल्ट होने के लिए, है ना, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो 27 डिग्री सेल्सियस से पहले उसे 327 डिग्री सेल्सियस पर जाना होगा और उसके बाद जो है मेल्ट करेगा वो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो मास ऑफ द बुलेट था, है ना, मान लेते हैं कि वो m था, तो m मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड जो है वो 125 है, तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी कितने का हो जाएगा? 300 का हो जाएगा। प्लस उसके बाद स्टेट चेंज होगा, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये इतनी एनर्जी की इसको रिक्वायरमेंट है। तो ये कहाँ से आई? तो ये आ गई 50%, मतलब हाफ ऑफ जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। क्लियर है बात? तो मास हमारे को सवाल में नहीं दिया हुआ था और इसी वजह से ही गायब भी हो गया। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 इंटू 300 इंटू 125 प्लस 4 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, और यहाँ पर जो हमारे पास वी स्क्वायर आ रहा है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1200 इंटू 125, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 125, जो कि कितना हो जाएगा? तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 125 पे डबल हो गया 250, उसका भी डबल हो गया 500, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150000 प्लस 2.5 इंटू 4, ये तो 10 हो गया, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो देखिए बच्चों, इसे कैलकुलेट करने पर वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जा रही है? तो ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये 1 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5, जिसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहाँ से v देखिए बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब 500 मीटर्स पर सेकेंड, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब कुछ आसान से सवाल देखते हैं ना। पहला सवाल है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो हमें पता है Q बराबर होता है एम एस डेल्टा टी, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर आ जा रही है? तो वो आ जा रही है Q अपॉन एम डेल्टा टी के बराबर, है ना। तो कुछ लोग हो सकता है लिख दें कि हीट गिवन पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर रेंज पे भी डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस ए, बी और सी ये तीनों ही गलत है, क्योंकि एस जो है यहाँ पर ये क्या है? ये बेसिकली आप समझिए कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है ना। तो Q प्रोपोर्शनल टू M होता है ना। Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T होता है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो S होता है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? द मटेरियल ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हेन अ हॉट लिक्विड इज मिक्स्ड विथ अ कोल्ड लिक्विड, है ना, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा उसके साथ? फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, या फिर इज अनडिफाइंड फॉर सम टाइम एंड देन बिकम्स नियरली कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों, इसका स्ट्रेट अवे आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि शुरुआत में दो अलग अलग बॉडीज हैं, उनका टेम्परेचर अलग अलग है, फिर ये दोनों मिक्स हुए हैं, तो शुरुआत में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं डिफाइन कर सकते इस पूरे के पूरे मिक्सचर का। तो इसी समय ये शुरुआत में तो अनडिफाइंड रहेगा और धीरे धीरे वो नियरली कांस्टेंट होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, टू बॉडीज आर डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड इन अ कैलोरीमीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। क्या कंजर्व रहता है? क्या सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज कंजर्व रहता है? बिल्कुल भी नहीं। टोटल हीट ऑफ द टू बॉडीज, ये तो कहना ही गलत है, टोटल हीट का मतलब ही नहीं होता है ना इस तरीके से। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज, ये कहना बिल्कुल सही है कि टोटल एनर्जी जो है वो, इंटरनल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच बॉडी नहीं,
किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो देखिए बच्चों, होता क्या था पुराने दिनों में कि हीट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को कैसे कहा गया था? हीट वाज सपोज्ड टू बी समथिंग नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी और टू चेंज इट्स फेज। ठीक है, कैलोरी वाज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ हीट, है ना। अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म टू शो दैट द टेम्परेचर मे ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क ऑन द सिस्टम, है ना। तो आप हीट प्रोवाइड करिए तो टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर आप वर्क करिए तो भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो इससे क्या स्टैब्लिश हुआ कि हीट इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी एंड मेजर्ड हाउ मच मैकेनिकल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अ कैलोरी। क्लियर है ये बात? तो अब जैसे मैकेनिकल वर्क W है ना, अगर वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस द सेम टेम्परेचर चेंज एज हीट H, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू JH। और यहां पर जो J आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, कि जो काम H अमाउंट ऑफ, है ना, H अमाउंट ऑफ हीट कर रहा है, वही काम W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट इफ W एंड H आर बोथ मेजर्ड इन द सेम यूनिट, तो उस केस में J की वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है। लेकिन अगर W को आप मेजर कर रहे हैं जूल में, है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन, तो वहां पर वर्क क्या होता है, 1 जूल होता है। तो उस हिसाब से हम लोग देखें, और H को अगर हम लोग कैलोरी में ले, मतलब कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन J इज एक्सप्रेस्ड इन जूल पर कैलोरी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ J गिव्स how many joules of mechanical work is needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है 500 ग्राम of petroleum was burnt in a bomb calorimeter which contains 5 kilogram of water and has water equivalent 300 gram. The rise in temperature was 10 degrees Celsius. Determine the calorific value of petroleum। तो बच्चों, इस सवाल में हमारे को ये दिया गया है कि 500 ग्राम पेट्रोलियम था और उसे बर्न किया गया बॉम्ब कैलोरीमीटर में। एक वैरायटी का कैलोरीमीटर होता है, और इसमें क्या था, 5 किलोग्राम ऑफ वाटर ऑलरेडी था। ठीक है, और वाटर इक्विवेलेंट जो है वो 300 ग्राम है। मतलब कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अस अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कैलोरीमीटर, हमें ये कहा गया है कि आप मान लीजिए कि वहां पर इंस्टेड ऑफ कैलोरीमीटर क्या था, 300 ग्राम ऑफ वाटर था। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि 500 ग्राम ऑफ पेट्रोलियम को बर्न करने की वजह से क्या हुआ, 5 kg वाटर प्लस 300 ग्राम, मतलब कि 5300 ग्राम वाटर का टेम्परेचर राइज कितने से किया, 10 डिग्री सेल्सियस से किया। ठीक है, तो कितनी एनर्जी उसे मिली होगी, इसका मतलब तो मास हो गया इतना। स्पेसिफिक कैपेसिटी है ना, वो कितनी होती है वाटर की, तो वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर आया 10 का। तो इतनी एनर्जी इसे मिली कितने पेट्रोलियम से, 500 ग्राम पेट्रोलियम से। तो इस एनर्जी को, है ना, इस एनर्जी को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, जो यहां पर मास ऑफ पेट्रोलियम है, मतलब 500 ग्राम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट ग्राम। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगा बच्चों 0.106 किलो कैलोरीज पर ग्राम, और यही हमारा आंसर है। तो मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम क्या हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम ऑफ पेट्रोलियम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, 0.106 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।